सवाल बन गया है, क्योंकि लोजपा आज के वक्त में कहे तो दो गुटों में बंट गई है, एक पारस गुट तो एक चिराग गुट। पारस गुट अपने अध्यक्ष पशुपति पारस को मानती है तो चिराग गुट चिराग को, जिसके चलते अभी भी कई लोग संशय में हैं कि आखिरकार आधिकारिक तौर पर लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन। चिराग का अगला कदम क्या होगा, चिराग क्या अपनाएंगे, कानूनी हथकंडा, कई सवाल ऐसे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पशुपति पारस एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। समाप्त हुआ, मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं। यहाँ पे वाजपेयी साहब मौजूद हैं, विस्तार में अगर आप इनसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको और विस्तृत तरीके से आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे। अनुरूप ही चलता है, आपकी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो पार्टी 2000 में स्थापित हुई थी, क्या कारण है कि एलजेपी आज दो गुटों में बंट गई है? देखिए नुपुर, एलजेपी के दो गुटों में बंटने के पीछे केवल और केवल एक वजह है, पशुपति पारस की महत्वाकांक्षा और चिराग पासवान का इनएफिशिएंसी। जिस तरीके से एक 38 वर्षीय युवक को रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था लोजपा के, उसको वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सके। जो एक कार्यकर्ताओं और अपने सांसदों को लेकर पार्टी को जिस तरीके से आगे चलना चाहिए था, वह शायद उससे भली भांति परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरी वजह यह सामने निकल कर आई है कि 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा ने जिस तरीके से जदयू के खिलाफ एक स्टैंड लिया था और चिराग पासवान ने अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान घोषित किया था, और इसके बावजूद लोजपा बिहार में अपेक्षाकृत सीटें नहीं जीत पाई। जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की या बाकी पार्टी के दूसरे अधिकारियों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर पार्टी नहीं उतर पाई। जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर देखें तो लोजपा के अंदर जो आज की तारीख में स्थिति पैदा हुई है, इसकी रूपरेखा 8 अक्टूबर 2020 से ही शुरू हो गई थी, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उनके निधन के बाद एक अपेक्षा की जा रही थी कि चिराग पासवान इस पार्टी को आगे और लेकर चलेंगे, और विधानसभा चुनाव उस दौरान हो रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के होने के समय ही चूंकि रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तो वो एक सहानुभूति वोटिंग भी, सिंपैथी वोटिंग का जो एक फंडामेंटल जो एक प्रिंसिपल देखा गया है, उस पर भी पार्टी खड़ी नहीं उतरी। और आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान अब बिलो द बेल्ट हिट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास आज की तारीख में कुछ बचा नहीं है। नुपुर, हमारे साथ एलजेपी प्रवक्ता विनीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। विनीत जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी कि एलजेपी आज दो गुटों में बंट गई है, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जी, जिम्मेवार वही लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जिन्होंने आस्तीन का सांपों वाला काम किया है, और जो पीठ पीछे जो छुड़ा भोंकने का जो काम हुआ है, ऐसे लोग को हम पहचान नहीं पाए, जिसके कारण कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भी
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थोड़े अस्वस्थ हैं, तो उन्होंने ये मौके का फायदा उठाया और इसके पीछे जो ये स्क्रिप्ट पूरी जो पटकथा लिखी गई है वो जदयू के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यकीन मानिए ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। ये बड़ा क्षणभंगुर खुशी है, क्योंकि जिन्होंने पार्टी का संविधान पढ़ा है या इलेक्शन कमीशन की बात जो करते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 91 की बात होती है उसके अनुसार 1 से 2 दिन में कहानी खत्म इनकी। जी कुंदन जी, जिस तरह से विनीत जी ने कहा है, उन्होंने जेडीयू पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से पार्टी टूटी है, तो ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में चिराग ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था, उसकी वजह से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, जहां पर जेडीयू 43 सीटों पर आकर सिमट गई थी। तो क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में हुई डैमेज का बदला लेना चाहते थे? देखिए नुपुर, राजनीति में इस तरीके का उठापटक सहमत का खेल चलता रहता है। इसके इतिहास गवाह हैं। खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और मौजूदा हालातों में अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के पास जो आज की तारीख में जो विकल्प बचे हुए हैं कानूनी रास्ता अख्तियार करने का, और विनीत जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 91 की, इसके अलावा पार्टी के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पार्टी की स्थापना के समय जो संविधान लोजपा के अंदर गठित किए गए थे और चुनाव आयोग को जो सौंपा गया है, इन तमाम स्थिति में नुपुर एक बड़ी स्पष्ट स्थिति है। लोजपा के 5 सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, महबूब अली कैसर और चंदन कुमार, ये 5 सांसद आज की तारीख में एकजुट हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। वहां पर चिराग की स्थिति क्या होती है? चिराग अगर लोजपा को बचाकर ले भी जाते हैं तो या तो इन 5 को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, उसके बाद एलजेपी का एक डिफैक्टो एक पार्टी अगर बना लेते हैं तो फिर भी चिराग पासवान के पास बचता कुछ नहीं है। आज की तारीख में स्थिति यही है नुपुर कि चिराग पासवान ने एलजेपी की जो आंतरिक सत्ता है उस सत्ता को खो दिया है। और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान कहा जाए, अब वो पीठ में छुरा भोंका है, सामने से छाती पर वार किया है, या 68 साल के अनुभव के पीछे 38 साल का उत्साह हार चुका है, यह तमाम बातें अभी चर्चा में नहीं होंगी। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि पशुपति पारस ने जिस तरीके से सारे सांसदों को लामबंद करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है, सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कराया गया और उनके देखरेख में इस कह सकते हैं एक इंटरनल इलेक्शन किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, और वहां पर 71 सदस्यों ने, कार्यकारिणी के 71 सदस्यों ने उनके समर्थन में अपना मत दिया है। 10 प्रस्तावक थे। इन तमाम स्थितियों को देख लें तो एक बहुत बड़ा कैडर एलजेपी का वह चिराग से दूर जा चुका है। अब चिराग अपने समर्थकों के जरिए ऑडियो वायरल हो रहा है, या प्रिंस राज के खिलाफ स्वाति पटेल के जो मामले सामने निकल कर आए हैं दिल्ली में उनके संबंधों को लेकर, प्रिंस राज ने जो एफआईआर दर्ज कराया हुआ, ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली स्थिति पैदा कर रही है। नुपुर, विनीत जी आपके पास आऊंगी। मैं जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि अगर मिल बैठकर बात की होती सभी ने तो आज पार्टी टूटने से बच जाती? क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली है कि अगर मेरे किसी फैसले से दिक्कत थी तो मुझसे उसी वक्त बोला होता। विधानसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने बाद विरोध का क्या मतलब बनता है? देखिए, कोशिश बिल्कुल की गई थी और आपने सर्वविदित भी है, सर्वज्ञात भी है कि चिराग पासवान जी गए थे उनके घर में पशुपति कुमार पारस जी को मनाने के लिए। जो भी घटनाएं घटी थी, लेकिन हमने सबने देखा कि वहां पर उनको आधा घंटा इंतजार कराया गया, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं था। एक चाचा हैं, चाचा पिता के समान होता है, तो वो उस एफर्ट को उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। अब आते हैं जो मेरे को पैनलिस्ट जो ये बात कर रहे थे कि 5 सांसदों को लाम बंद करके और उन्होंने ये कर लिया है। देखिए, मैं पटना से बात कर रहा हूं और कल जो मेरी जानकारी मिली है, बंद कमरे में एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो डिसीजन हुआ है कि 71 लोगों का सपोर्ट है, वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि अगर आपके पास सपोर्ट है तो आप उसको पब्लिश सार्वजनिक सोशल चीजों में लाइफ में क्यों नहीं आप उसको ये करते हैं, उसको लाते हैं? पहला चीज। दूसरा चीज, प्रिंस राज जी कहाँ है? ये यकीन मानिए पशुपति कुमार पारस जी थोड़े से ये बेवकूफ बन गए हैं, और ये बेवकूफ बनाया है जदयू के नेताओं ने। आपकी भाई की पार्टी जिन्होंने खून से सींचा इसको, आपने क्या किया? कुछ
जैसे दैनिक भास्कर पेपर का जो रिपोर्ट है और भी मीडिया का रिपोर्ट है कि 4 MLC और 1 MLA सीट के लिए ये खरीद फरोख्त हुआ है। ये पहला चीज। दूसरा चीज, आप कह रहे हैं कि सांप निकल गए और लाठी पीट रहे हैं। पशुपति कुमार पारा जी जब परसों आए थे, पटना एयरपोर्ट का ये आलम था कि भाड़े के लोग लाए गए थे, भाड़े का बैंड बाजा था, और जब पूछा गया महिलाओं से कि आप किसके लिए यहाँ पे आए हैं, तो कह रहे हैं कि चिराग जी आए हैं, सुनने में आया ये। पैसा देके 4000 रुपए देके उनको बुलाया गया था। तो कहीं भी पूरे बिहार की, अब जमुई से लेके नवादा से लेके कहीं भी बात कर ले, आप आरा से लेके कहीं बात कर लें, चिराग पासवान इज द ओनली फेस ऑफ एलजेपी। पशुपति कुमार पारस को ना कोई जानता है और ना कोई जानने की इच्छा रखता है। और हमने कोशिश किया है, जब हमारे शस्त्र खत्म हो गए मानने मनाने के मनोवल के, तब जाके ये चीजें की गई हैं। और आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं कि 12:30 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि हमारे नेशनल सेक्रेटरी वाजपेयी जी और अब्दुल खालिक जी। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास एक वायरल ऑडियो है चिराग पासवान का, मैं चाहती हूँ पहले आप वो सुन ले। जी नमस्कार, संजीव सरदार सर बोल रहे हैं। जी मैं माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे सर आपसे। हाँ दीजिए। क्या हाल चाल संजीव, कैसे? आप प्रणाम भैया। प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसा लोग बवाल भी किया। ना ऐसा टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है। आप बढ़िया हुआ। संजीव लगे रहना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो 2 बताएंगे। 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। नहीं कि बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब अपना करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें बीच में ना इसके लिए कर ही देते कर देना। इसके लिए छोड़िए अभी, आप वहाँ खाली टेक्निकल सब चीज देखिए। नहीं ठीक, यहाँ हम लोग हैं। ठीक है संजीव, है ना। ठीक भैया, बाकी ठीक है ना घर पे सब? हाँ सब ठीक है भैया, आप ठीक रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और टेक्निकली चीज आप पहले हैंडल कीजिए। हाँ नहीं ठीक। कुंदन जी, अभी हमने चिराग पासवान और चिराग समर्थक के बीच का ये वायरल ऑडियो सुनाया है, इस ऑडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आखिरकार हंगामे की जरूरत क्यों है अब? देखिए नुपुर, यह एक पॉलिटिक्स का एक दूसरा चेहरा है, क्योंकि जब अधिपत्य या कह सकते हैं किसी चीज पर कब्जे की लड़ाई होती है ना, वो चाहे पार्टी सिंबल हो, पार्टी का नाम हो, पार्टी कार्यालय हो या पार्टी हो, इस पर जब कहीं कब्जे की लड़ाई होती है तो इस तरीके की गतिविधियां होती है। और चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो नेचुरल उनका रिएक्शन है, इसमें कहीं से कोई कह सकते हैं अदरवाइज फील करने वाली बात नहीं है। यह उनका एक नेचुरल रिएक्शन है, वो अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं और मोबिलाइज करके वह यह प्रूव करना चाहते हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लेकिन टेक्निकली और बाकी लीगली जिस फ्रंट पर वह लड़ना चाह रहे हैं या जिस लड़ाई की उन्होंने बात की है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं नुपुर कि जिस तरीके से एलजेपी के जितने सांसद हैं या एमएलसी जिसकी बात कर रहे हैं विनीत जी, इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर जाकर देखें तो यह लड़ाई शुरू कहां से हुई और आज अगर लड़ाई जिस नतीजे पर पहुंची है, इसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी। और उसके पहले रामचंद्र पासवान की मृत्यु हुई, रामचंद्र पासवान की सीट पर प्रिंस राज चुने गए और प्रिंस राज सांसद बनकर लोकसभा तक पहुंचे। साथ ही साथ रामविलास पासवान अस्पताल में अपनी मौत से पहले काफी लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा, जिसकी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर पाई। एक स्टैंड लिया जेडीयू के अगेंस्ट में और उसका नतीजा यह हुआ कि जब जेडीयू वापस पावर में रिटेन की है, नीतीश कुमार ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत यह पूरा का पूरा प्लॉट किया है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात आपको बता दें कि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है, अस्थायी दोस्ती नहीं होती, अस्थायी दुश्मनी नहीं होती। भले ही नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते रहे हों भूतकाल में,
लेकिन जिस तरीके से 2020 के चुनाव में जदयू को डेंट लगा था एलजेपी की वजह से, जो कि वोट शेयरिंग और सीटों के नतीजों में तब्दील होता हुआ दिखा था, वो स्पष्ट था कि नीतीश कुमार ने एक फाइट बैक किया है और फाइट बैक के बाद उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान और प्लॉट के तहत ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टिंग कहा है। अब राजनीति में जो चिराग पासवान का ऑडियो, वायरल ऑडियो हमने सुना, वह भी कहीं से नाजायज नहीं है। चिराग पासवान इस तरीके की तमाम गतिविधियों को अंजाम देंगे। नीतीश कुमार ने भी जो किया है पॉलिटिकली, वो उसको भी हम इनकरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी को जितना बड़ा डेंट एलजेपी की वजह से मिला था, उसको कहीं ना कहीं वो अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे थे और उसके लिए एलजेपी पर जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक्शन प्लान किया था। अब देखिए, ललन सिंह सांसद हैं जदयू के, वो पूरी प्रक्रिया में दिल्ली में पशुपति पारस के साथ मूव कर रहे थे। तो ये चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से जदयू ने एक बैक सपोर्ट दिया है एलजेपी के वो 5 सांसदों को, और इस बात के लिए उन्हें तैयार किया कि वो इस तरीके के पूरे कार्रवाई को अंजाम दें। नुपुर। विनीत जी, वायरल ऑडियो के आधार पर ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अब चिराग पासवान का अगला रुख क्या होने वाला है? क्या ये लड़ाई आगे और लंबी चलेगी? कानूनी ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा? नुपुर जी, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लड़ा जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि उससे पहले ही जो इन लोग का बबल है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। जहां तक बात हुई है ये वायरल ऑडियो की, तो वो बहुत जस्टिफाइबल है, क्योंकि हर नेता अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज करता है, जैसे कुंदन भाई कह रहे थे, और हम उसके लिए तैयार हैं, शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहीं भी किसी को भी शंका नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ता का जो मेजर जो चंक है वो किसके तरफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी ऐसे गद्दार जो लोग हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाया है इस कोरोना काल में, उन सबको ऑलरेडी रास्ता दिखाया जा चुका है, और भी जो बाकी हैं उन पे भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, उनको भी बाहर किया जाएगा। और यकीन मानिए, जो लोग चले जाएंगे यहां से, उसके बाद से पार्टी बिल्कुल निश्चल रहेगी, और इसके बाद से जो हम लोग लोजपाई हैं वो फील्ड पे उतर के काम करेंगे और इस पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। और जहां तक बात रही नीतीश कुमार जी, देखिए 17वां साल है उनका, और ये जो उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल ये हेल्दी पॉलिटिक्स का नमूना नहीं है। आप इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ की बात करते हैं, कभी आप रालोसपा को तोड़ के उधर मिला लिया, अभी कांग्रेस पे नजर है। सर, अल्टीमेटली आप किसको आप डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका सबसे ज्यादा टारगेट है बीजेपी को, ठीक है, कि बीजेपी को जो बड़ी पार्टी बन के उभरी है उनको घुटने के बल लाया जाए, इसलिए वो इनऑर्गेनिकली ये सब काम कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार में काम कीजिए ना, पूरा दुनिया जानता है कि बिहार में कोरोना के समय में क्या स्थिति थी। आप आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, उसमें बिहार की रैंकिंग कहां है। तो आप अगर स्वस्थ राजनीति नहीं करेंगे, आपके बेटे के समान है चिराग पासवान, और आप उनके अगेंस्ट में इतने रिवेंजफुल हैं आप, मतलब ये क्या शो करता है कि आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हैं। तो खैर, समय की बात है, बहुत दिन तक आप तंत्र में नहीं रहिएगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो बिहार की जनता है वो आपको एक अच्छा नेता कभी कंसीडर नहीं करेगी, आपके इन सब आदतों के कारण। जी नुपुर। कुंदन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जिसे चिराग अपना हनुमान बताते थे, आज वो उनके साथ ढंग से खड़े नहीं हो रहे। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप बैठी हुई है। बीजेपी की चुप्पी के क्या सियासी मायने हैं? देखिए नुपुर, आज की तारीख में जदयू और बीजेपी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर बिहार में सरकार चला रही है, और ऐसे में एक कह सकते हैं एक अनडिस्क्लोज अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि अभी आज की तारीख में जदयू और बीजेपी दोनों किसी प्लेटफॉर्म पर आकर कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफत करने की स्थिति में नहीं है। आप देखेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने लाख कोशिश उन्होंने की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी जनसभाएं हुई, 16 जनसभाओं में उन्होंने पहली जनसभा जो शुरुआत की थी शाहाबाद इलाके से, उस जनसभा में उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, लेकिन एलजेपी को लेकर और चिराग को लेकर कभी भी बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। कहीं ना कहीं एलजेपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे रहे पूरे कैंपेनिंग के दौरान। साथ ही चिराग पासवान ने एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति जेडीयू से पाल रखी थी, और साथ ही साथ अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी डिक्लेयर कर रखा था। तो ऐसे में परिस्थितियां होनी थी। देखिए, कब किसका पासा किस तरह पलट जाए, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक जाने में
कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो कह सकते हैं कि आज नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, यह उनका एक कह सकते हैं रिएक्शन था 2020 के आमसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। विनीत जी से मेरा एक सवाल सीधा सीधा होगा। विनीत जी, अभी आपने कहा कि कोरोना की स्थिति बिहार में जिस प्रकार से है, नीतीश कुमार उस स्थिति को संभालें। कोरोना को लेकर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव के स्टैंड को आप जायज ठहरा रहे हैं? कि विपक्ष एक्ट्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, कि सरकार क्या काम कर रही है उसका वो आकलन करके जनता के सामने लाया था। नीतीश कुमार जी जदयू का क्या रवैया रहा है इसे छुपा नहीं है। तेजस्वी जी का जो भी अप्रोच रहा है, उनका भी अप्रोच हेल्दी रहा है, ताकि जो कमियां जो हैं वो जनता के बीच में लाया जाए और सरकार के संज्ञान में लाया जाए, ताकि सरकार उस चीज को फिक्स कर सके, जो कि विपक्ष का एक हेल्दी रोल होता है। तो उस मामले में तेजस्वी जी बिल्कुल सही थे। जहां तक बात रही है कि बीजेपी की चुप्पी, देखिए बीजेपी की चुप्पी इसलिए है कि बीजेपी भी समझ रही है और उनको समझना है कि ग्राउंड पर एक्चुअली इमोशंस क्या है। और इमोशंस हम बार बार कह रहे हैं, आपने मीडिया के थ्रू देखा होगा, वायरल वीडियोस के थ्रू देखा होगा, हर जगह पशुपति पारस जी का पुतला दहन हुआ है। आप पूछिए, जनता से एक बार पूछ के देखिए कि लोजपा का सही में उत्तराधिकारी कौन है, या पासवान समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो। तो जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनका ही पहला अधिकार बनता है। और अगर आपको कोई पद चाहिए तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, आप उसके थ्रू आइए, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये पांचों सांसद हैं, एलजेपी के सिंबल पर इलेक्शन लड़े और बाहरी मोहब्बतों से जीते। अगर उनको इतना प्रॉब्लम है कि पार्टी संभल नहीं रही है, पार्टी टूट रही है, तो सर पहले आप रिजाइन कर देना और अगले इलेक्शन तो वेट करें। दूसरी बात, चिराग जी ने यह भी कहा था कि अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो मेरी माता जी को बनाया जाए, मेरी माँ जो है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की पत्नी है, उनको बनाया जाए। तो एक्सपोज तो पशुपति जी वहीं पे हो गए। माता जी के बनने के बाद तो पार्टी संभलती, लेकिन हाँ, अपना महत्वाकांक्षा, अपनी लालच थी, तो भाई उनको भी सिरे से नकार दिया गया। और देखिए, राजनीति में इमोशंस का बड़ा महत्व होता है, और ये जनता बिल्कुल बिहार की देख रही है कि बॉस कैसे चिराग जी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कैसे उनको परेशान किया जा रहा है, जब उनके पिता का साया उनके सिर पे नहीं है और खुद ही अस्वस्थ हैं। तो यकीन मानिए कुछ दिनों की बात है, 2 से 3 दिन मैक्सिमम। जो भी लोग कानून जानते हैं उनको मालूम है कि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज डुएबल नहीं है, और पशुपति जी को ही हैज टू बाइट द डस्ट। विनीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आरजेडी और कांग्रेस की पासवान ने रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निमंत्रण दिया था। रीना पासवान एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान को पार्टी बचाने के लिए अगर पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की स्थिति हो गई थी तो वो उन्हें बना सकते थे। चाचा है उनसे 30 साल का ज्यादा अनुभव रहा है राजनीति का, और रामविलास पासवान के बहुत करीबी रहे थे। तो पार्टी बचाने के लिए अगर चिराग पासवान ने यह कुर्बानी दे दी होती तो शायद पार्टी के हक में बेहतर नहीं हुआ होता। जो रीना पासवान का उन्होंने ऑफर किया है, यह ऑफर कहीं ऐसा महज एक आईवास के तौर पर तो नहीं है, क्योंकि रीना पासवान कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में रही नहीं। पशुपति पारस के साथ बाकी के सांसदों का समर्थन दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर पशुपति पारस को चिराग पासवान ने खुद से ऑफर कर दिया होता तो शायद यह कन्फ्रंटेशन की स्थिति आज पार्टी के अंदर नहीं हो रही होती। कपूर जी, मैं जवाब देता हूं इसका। इसलिए इसी कारण चिराग जी पशुपति जी के आवास पे गए थे। अगर बात निकलती तब तो दूर तक जाती, पर बात ही तो नहीं हुई है। पशुपति जी ने तो निप्ट इन द बड ही कर दिया है, तो कैसे कोई ऑफर करेगा आपको? खैर, नुपुर जी का आपका क्या सवाल था, पूछिए फिर से। था कि सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से चिराग पासवान को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने सही कहा, ये चाणक्य नीति कहता है, लेकिन लोजपा अकेले इस लड़ाई डॉक्यूमेंट था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। अगर कोई भी सरकार उसको अगर फॉलो करेगी इन टोटलिटी, तो यकीन मानिए कि बिहार अग्रणी राज्यों में से होगा। लेकिन किसी भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, खास करके नीतीश जी को। लेकिन हाँ, ऑफर है, उनका बड़प्पन है, उनको मालूम है कि नीतीश जी ऐसे हैं, ऐसे सगे हैं जिन्होंने अपने सगों को ठगा है और पेट में दांत लगे घूमते हैं। तो सबने भुगता है इनका रवैया जो है, इसलिए उन्होंने ऑफर किया है। लेकिन
अभी फिलहाल चिराग पासवान जी और लोजपा अकेले खड़ी रहेगी, अकेले लड़ेगी और अकेले काम करेगी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा स्टैंड यही होगा कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के बाद पार्टी को और मजबूत किया जाए और कार्य किया जाए ताकि बिहार और बिहारी जो लोग हैं उनका गौरव और आगे बढ़े देश में। शुक्रिया कुंदन जी और विनीत जी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नेशनल काउंसिल ने लगाई है मुहर, पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। चिराग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस बन चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि ये सब असंवैधानिक है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि चिराग पासवान का अगला रुख क्या होता है और बिहार की सियासत किस हद तक और गर्माती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।